पांच का प्रहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज का मुद्दा पांच का प्रहार का, 7 का फेर, बड़ा उलटफेर। दरअसल उपचुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और 7 में से 5 सीटों पर मिली जीत के बाद बीजेपी नेताओं में भारी उत्साह है, जोश है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस जीत के बाद कहा कि जनता ने हमारी सरकार के 11 महीने के कामकाज पर मोहर लगाई है। इधर खींवसर में बीजेपी की जीत से आरएलपी को तगड़ा झटका लगा। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि उन्हें कांग्रेस आरएलपी के गेम प्लान का पता चल गया। इसी के चलते उन्होंने ऐन वक्त पर अपनी मूंछ पर दांव लगा दिया कि खींवसर हारे तो मूंछ और बाल मुंडवा लूंगा, ताकि अपने व्यक्तिगत वोटर्स को यूनाइट कर सकें, एकजुट कर सकें। भगवान ने इज्जत रखी, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा दौसा में किरोड़ी लाल की रणनीति नहीं चल पाई और तमाम दावों के बावजूद बीजेपी की हार हुई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके अलावा कुछ और दिग्गजों की साख को झटका लगा है। चर्चा इसी पर करते हैं। पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपचुनाव की 7 में से 5 सीटें जीतने के बाद जोश में बीजेपी। पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, प्रदेश का विकास कर सकती है। खींवसर से आरएलपी को झटका, मंत्री गजेंद्र सिंह की मूंछों की रखी लाज। का आबरू का सवाल था। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई खींवसर की जिम्मेवारी तुम्हारी है, हार आएगी तुम्हारे नाम आएगी, जीत आएगी तुम्हारे नाम आएगी। प्रेशर तो था, और मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, तो कैबिनेट मंत्री का मतलब है कि जिम्मेवारी और बढ़ती है हमारी। आरएलपी कांग्रेस के गेम प्लान का खींवसर को चल गया था पता। कांग्रेस और आरएलपी दोनों एक हो गए थे, और हमारी जो लड़ाई थी, हम लड़ रहे थे एक तो बड़े लीडर के साथ टाटों के, और आरएलपी और जी दोनों एक हो गए। उसके बावजूद हम 14,000 वोटों से जीते। मंत्री खींवसर का दावा, व्यक्तिवाद और परिवार का खात्मा। ये जो इंडिविजुअलिज्म है और ये कोई परिवारवाद जो है, ये सब अब धीमे धीमे ये मिट रहा है। दौसा में क्यों फेल हुई किरोड़ी लाल की रणनीति? न मैं जीत से ज्यादा अत्युत्साहित होता, न मैं हार से निराश होता। 7 का फेर, बड़ा उलटफेर। तो अब नतीजे आए हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बयान भी बहुत सुने, जश्न की तस्वीरें भी देखी, और अपने अपने तरीके से इन रिजल्ट का आकलन करने वाले बयान भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, इनसे परिचय कराते हैं। सुरेश गर्ग साहब बीजेपी से हैं, स्वागत है सुरेश जी। भरत मेघवाल साहब कांग्रेस से हैं, भरत जी आपका स्वागत है। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत। शंकर लाल नारोली आरएलपी से हैं, आरएलपी की तरफ से शंकर लाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल शंकर लाल जी आप ही से करता हूं, क्योंकि चुनाव से पहले तक, अच्छा पहली बात तो यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को हुआ है। 7 सीटों में सबका खाता खुलवा था, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएलपी हो या बीएपी हो, बस सबका तो खाता इस बार भी खुल गया है, लेकिन आप शून्य पर आ गए हैं। सबसे ज्यादा ये कहें कि खराब स्थिति आरएलपी की हुई है। एक भी विधायक आपका विधानसभा में नहीं है। आप चुनाव से पहले लगातार जब जुड़ते थे यही कहते थे कि जीतेगी आरएलपी, आराम से जीतेगी। ठीक है, 7 सीटें तो बीजेपी भी कहती थी जीतेंगे, कांग्रेस भी कहती थी 7 सीटें जीतेंगे, लेकिन आप आरोप लगाते थे कांग्रेस के ऊपर, यह कहते थे कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ सेटिंग की है। अब आज गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि कांग्रेस का पूरा वोट आरएलपी को गया है, और वोटिंग से 2 दिन पहले ही आरएलपी कांग्रेस की सेटिंग हो गई थी। मैं सब समझ गया था, इसीलिए अपनी मूछें दांव पर लगाई थी मैंने। सर एक बार सभी को नमस्कार। रविंदर सर, चुनाव है, खैर हार जीत अलग चीज है। हार पर भी मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है शंकर लाल जी। क्योंकि हमने हारे नहीं, हम हमारा चुनाव 2023 में जब चुनाव लड़े हमारे 80,000 वोट आए थे, अब हमारे 95,000 वोट आए। और उसमें जो चुनाव हुआ ना, वो सिर्फ हनुमान वर्सेज बीजेपी प्लस कांग्रेस। आपने देखा कांग्रेस के सिर्फ 54 वोट आए हैं। तो इन्होंने पहले दिन से ये तय था इनका कि हनुमान जी को कैसे भी रोका जाए,
तो उन्होंने दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके 5,400 वोट आए सिर्फ, और उसके सारे जो हमारी जो ये थर्ली बेल्ट है उसमें सारे वोट डाइवर्ट हो गए और भारतीय जनता पार्टी को पूरे वोट उसको मिल गए। दोनों ने मिलकर अगर हनुमान जी को हरा दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर हमारे तो संघर्ष की आदत है, संघर्ष करेंगे और फिर दोबारा लड़ेंगे, जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि शंकर लाल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं शंकर लाल जी? कभी आप बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी आप कांग्रेस के साथ जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक साथ मिल गए थे। कुछ ऐसी तो बात कीजिए कि जो पच जाए। अब तो आप हार गए हैं, अब तो चुनाव दूर हैं, अब तो थोड़ा कम से कम ऐसे बयान दीजिए जो लोगों को लगे, जो आप हंसी हंसे हैं ना इससे पहले, वैसी हंसी आपको आपके इन बयानों पर लोगों को ना आए। नहीं सर, मैं ऐसे कह रहा हूं, कई स्थिति आप देखिए, बांसवाड़ा का जिला प्रमुख का चुनाव देखिए आप मुझे खींवसर की बात बताइए भाई। आपने कहा बीजेपी और कांग्रेस हनुमान बेनीवाल के खिलाफ होगी, क्यों नहीं होगी भाई? हनुमान बेनीवाल ही तो की पत्नी तो लड़ रही थी चुनाव। हनुमान बेनीवाल तो सर्वे सर्वा थे। आप ही की पार्टी के प्रवक्ता से मैंने सवाल पूछा था कल काउंटिंग वाले दिन, परसों काउंटिंग वाले दिन, कि भाई ने मुझे ये बताई कि पार्टी बड़ी कि आपके नेता हनुमान बेनीवाल? उन्होंने कहा पार्टी नहीं, हनुमान बेनीवाल बड़े हैं। तो भाई जब आप खुद हनुमान बेनीवाल को सर्वे सर्वा मान रहे हैं तो बीजेपी कांग्रेस आप ही का हनुमान बेनीवाल से तो लड़ेगी ना चुनाव। कनिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल या शंकर लाल नारोली से थोड़ी लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो हनुमान बेनीवाल से चुनाव लड़ेंगे, ये ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से मैं तो ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, आप ये देखिए कि किस प्रकार से सिलेंडरों की चुनाव नहीं लड़ा और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो पहले दिन तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। और ये तय करके इनका पहले से तय था कि किसी अन्य व्यक्ति को टिकट नहीं मिले, हम चुनाव टिकट बीजेपी वालों ने उनको सेट करके भाई आप कांग्रेस से टिकट ले लीजिए और लास्ट में मिलकर अपन चुनाव लड़ेंगे और हनुमान बेनीवाल को कैसे ये प्रकरण कैसे भी रोकना है। तो ये इनकी नीति अगर हो गई, हम इसको समझ नहीं पाए। हमने सोचा था कि कम से कम 25-30 हजार वोट तो कांग्रेस लेगी। अच्छा। भरत मेघवाल जी, भाई क्या बात है, बीजेपी कांग्रेस की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है, इतनी गहरी है, ये अंदाजा नहीं है हमें। शंकर लाल नारोलिया जी कह रहे हैं कि भाई आप दोनों की दोस्ती थी, इसी वजह से जो है आरएलपी गई खींवसर में। हाँ, भरत मेघवाल जी। देखिए रविंद्र जी, आऊंगा शंकर लाल। भारतीय जनता पार्टी है वो ये आरोप लगाती है कि आरएलपी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ काम किया। हाँ। और जो आरएलपी है वो ये लगाती है कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर आरएलपी के खिलाफ काम किया। बात स्वाभाविक सी यह है कि देखिए, जो राजनीति के अंदर और चुनाव के अंदर जो ये परिणाम आए, स्वाभाविक रूप से इन परिणामों को हमने स्वीकार किया है और हमने इस पे अपनी जो भी आत्ममंथन है वो आत्ममंथन शुरू भी कर दिया है कि आखिर क्या ऐसे कारण रहे जो ये सामने परिणाम आए। लेकिन क्या ऐसे कारण है कि बीजेपी ये कह रही है कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन था खींवसर में, ये समझ गए थे गजेंद्र सिंह खींवसर, इसलिए मुझे दांव पर लगा दी? और क्या कारण है कि नतीजों के आने के बाद आरएलपी ये कह रही है कि बीजेपी से मिलीभगत करके कांग्रेस ने कमजोर प्रत्याशी मैदान में उतारा ताकि हनुमान बेनीवाल को हराया जा सके? देखिए, हमारे जब इंडिया अलायंस था, आज से 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में आरएलपी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, जो इंडिया अलायंस दिल्ली के अंदर गठबंधन हुआ था, और उसी के आधार पर चुनाव भी हुआ। और चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हार का सामना देखा। और 6 महीने बाद ही जब हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमारा कैंडिडेट उतारा, जब एंड वक्त तक हम देख रहे थे कि क्या केंद्र से या राजस्थान में किसी तरह का कोई गठबंधन होगा, वो नहीं हुआ। और उसके बाद हमने हमारा कैंडिडेट उतारा। और स्वाभाविक रूप से बात है कि कुछ दिन पहले जब आप एक नया कैंडिडेट उतारते हैं और उस विधानसभा में, उस जिले के अंदर आपने गठबंधन के साथ किसी के साथ चुनाव लड़ा हो, तो स्वाभाविक सी बात है रविंद्र जी कि उस समय जो वोट है वो वोट पार्टी की तरफ डाइवर्ट नहीं होते। आप ये कहना चाह रहे हैं भरत मेघवाल जी कि कांग्रेस की जैसी पार्टी को 100 साल से जैसी पुरानी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिला ढूंढे से, और अंत समय में जो आपने प्रत्याशी बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया, वो सक्षम आप नहीं साबित हो पाई? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था? नहीं रविंद्र जी, आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं। इस देश के अंदर जब से चुनाव हुए हमने ये देखा है कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां दूसरी पार्टी के कैंडिडेटों को ऐन वक्त पर आकर टिकट भी दे देती हैं और वो टिकट पे कई बार खरे नहीं उतर पाते। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश के अंदर एक अलायंस हुआ, उस अलायंस में दिल्ली में जो निर्णय लिया गया उसके आधार पर हमने लोकसभा चुनाव लड़ा। और उस समय जब लोकसभा चुनाव लड़ा उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट हमारा कैंडिडेट खड़ा करा। जो परिणाम थे वो परिणाम हमने भी देखे और हम सबके सामने हैं और इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। खुलकर बता दीजिए ना भाई, अब तो चुनाव हार गए, मैं आपसे भी कह रहा हूं खुलकर बता दीजिए। कांग्रेस ने नहीं, मैं एक मिनट, कांग्रेस ने नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के घोषित कांग्रेस प्रत्याशी ने, उनके पति ने
आरएलपी की मदद की है कि बीजेपी की मदद की है? मैंने देखिए सब कांग्रेस ना पार्टी बताइए की, जो बताइए कांग्रेस पार्टी के भाई, मंथन होता रहेगा। मैं 6 महीने बाद भी आपसे बात करूंगा ना, मैं 6 महीने बाद भी आपसे सवाल पूछूंगा, आप नहीं बताएंगे कि विधानसभा में आप क्यों हारे, क्या मंथन में निकला, आप नहीं बताएंगे उपचुनाव में पार्टी ने क्या कुछ विश्लेषण किया है। देखिए रविंदर जी, तो पूछने का सवाल तो ये भी बनता है कि दौसा के अंदर कौन वो लोग आएंगे, सवाल दौसा का भी है सवाल, पहले एक व्यक्तिवाद और परिवारवाद की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या वो दौसा के लिए कर रही है, जहां पे पूरे के पूरे लामबंद होकर दौसा को हराने के लिए ये लोग बैठ गए थे? मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में जाके जिस तरह की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में कांग्रेस कब झांकेगी कि भाई हमारे पास 4 में से 1 ही सीट रह गई, कब तक आकलन कर लेंगे? देखिए, राजनीति के अंदर हार जीत चलती रहती है, और राजनीति में अगर कोई हार गया तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भविष्य में कभी वो जीत, और जो जीत गया उसका मतलब ये नहीं है कि वो भविष्य में भी जीतेगा। सुरेश गर्ग साहब, 6 महीने पहले भी सुरेश गर्ग साहब पहले भी रेवंत राम, हाँ मुझे बताइए, मैं खींवसर की बात कर रहा हूँ, खींवसर की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दौसा पे आऊंगा। ये बताइए कि भाई यहाँ शंकर लाल नारोलिया कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत थी, और आपके खींवसर साहब कह रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस की और आरएलपी की सांठगांठ थी, इसलिए मैंने मूछ दांव पर लगाई ताकि हमारे वोटर इधर उधर ना चला जाए। देखिए रविंदर जी, ये तो सर्वविदित है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक नहीं हो सकती, ये तो पूरी जनता भी जानती है। और देवतुल्य मतदाता का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दी है। अब ये खींवसर की बार बार बात करते हैं, तो खींवसर में इनकी जमानत जब्त हुई है, तो इनको कांग्रेस को खुद को आत्ममंथन करना चाहिए कि हुआ क्या। अब आप ये दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस का कहीं पे मेल हो सकता है क्या? किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। फिर इन्होंने लोकसभा के अंदर इन्होंने अलायंस किया था, तो फिर कहां गए? अरे भैया, आपको अब आत्ममंथन करना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है। इनके नेता चुनाव प्रचार करने में नहीं जाते, इनके नेता परिवारवाद में विश्वास करते, इनके पद। अब आप ये देखिए कि इस चुनाव के अंदर बड़े बड़े मठाधीश धराशायी हो गए, जो अपना आपको स्वयं को नेता मानते थे, वो सब धराशायी हो गए। और देवतुल्य मतदाता का हम आभार व्यक्त करते हैं कि हम के हमारे क्या कह रहे हैं नारोलिया जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, नागौर के जब जिला प्रमुख के चुनाव हुए, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ मत डाला और जिला प्रमुख बीजेपी का बना। सर ये कई उदाहरण है, ये बोल रहे हैं। देखिए रविंदर जी बोल रहे हैं कि ऐसे एक साथ नहीं हुए। आप कई उदाहरण है सर आपके। रविंदर जी, जनता से वोट मांगने की बात होती है कि जनता के बीच में क्या कौन गया है? जनता के बीच में हम गए हैं, हमने वोट मांगे कि हमने 11 महीने के अंदर राजस्थान में जो सुशासन दिया उसके लिए जनता के बीच में गए हैं। जो 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में सुशासन दिया उसको लेके जनता के बीच में। शंकर लाल नारोलिया जी, एक मिनट शंकर लाल जी, फिर ये बताइए कि अभी अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर खींवसर में बीजेपी और कांग्रेस मिल गई है, तो फिर तो आपके लिए राह बहुत मुश्किल हो गई, फिर तो नामुमकिन है आगे के चुनाव में आपका जीतना। नहीं सर, कोई नामुमकिन नहीं है। हम तो देखो जनता के बीच में जाएंगे और हम मंथन करेंगे इस चीज पे, हमारे चूक हुई, और निश्चित रूप से संघर्ष करके उसी जनता में जाएंगे, फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक बार अब आ रहा हूँ जी। 80,000 से 95,000 वोट हुआ हमारा। मिथिलेश जी के पास चलता हूँ। मिथिलेश जी, जरा बताइए, अब खींवसर साहब सामने आए हैं और अपनी ये भी बताया है कि मेरी रणनीति क्या थी, उसी आधार पर मैंने मूछें नाव पर लगाई, और बीजेपी से खिलाफ कांग्रेस और आरएलपी की एक साथ रणनीति क्या थी है मैं पहले समझ गया था। काफी वरिष्ठ हैं, जानते हैं, मंत्री भी हैं, और बिल्कुल एक तरह से कहेंगे चाणक्य निकले वो तो, अगर ये समझ गए हैं सारी चीजें तो। देखिए, खींवसर साहब जब सीएम साहब खाना देते हैं तो खाने पे नहीं जाते हैं, और जब दूसरे दिन सीएम साहब उनके घर पे जाके लंच लेते हैं। लेकिन ये तय है कि खींवसर साहब को लगा कि उन्होंने ये भी बयान दिया था, वो भूल गए कि मैं अगर हार गए तो यहाँ नहीं मूंछ मुंडवाऊंगा, मैं तिरुपति बालाजी जाके मूंछ मुंडवाऊंगा। इसलिए पॉलिटिशियन अपने जीत के हिसाब से बयानों को बदल लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे अहम चिंता है कांग्रेस के लिए, 4 जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। जिस विधानसभा में इनका वोटिंग परसेंटेज 40 था, वो घटकर आज 22% रह गया। और जिस तरीके से आज लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, और माहौल और खराब होता है, और अशोक गहलोत अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं, तो 22 से कहां तक लुढ़क कर जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। दौसा में जरूर
किरोड़ीलाल मीणा वाला विवाद चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिसमें जीत में, खींवसर की जीत में गजेंद्र सिंह खींवसर से ज्यादा अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो ज्योति मिर्धा और रिचपाल मिर्धा को जाता है। ज्योति मिर्धा ने अपने खास आदमी सवाई सिंह चौधरी को और अपने पुराने रिश्तों की दुआई देके कि ये बड़ा जाट लीडर नहीं बन जाए हनुमान, इसको यहीं पटको, और हनुमान का दबाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी यानी ज्योति मिर्धा और गोविंद सिंह डोटासरा एक हुए। हरीश चौधरी ने उसमें योगदान दिया। दिव्या मदेरणा ने खींवसर के सटे हुए गजेंद्र सिंह खींवसर के विधानसभा क्षेत्र लोहावट से आकर अटैक किया हनुमान बेनीवाल पे। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली चुनाव था। ओके। और कहीं न कहीं ये ज्योति मिर्धा की जीत है, इसमें खींवसर साहब का कोई ज्यादा योगदान नहीं है। अगर आप देखेंगे कई बूथों पे कांग्रेस को 0 वोट मिले हैं। हाँ। आप देखिए 0 वोट मिले, 0 JDRO, इससे ज्यादा चिंता की जनक शायद कांग्रेस के लिए हो नहीं सकती। और हरेंद्र मिर्धा ने तो मतलब शंकर लाल नारोलिया जी ने जो कहा कि भाई बीजेपी और कांग्रेस अंदर खाने मिल गई थी, खुलकर तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन होता है ना क्राइम में एक शब्द पारिस्थितिजन्य साक्ष्य। हाँ, ज्योति मिर्धा और गोविंद सिंह डोटासरा ने मिलकर खींवसर हराया कि गजेंद्र सिंह खींवसर का कोई योगदान नहीं। एक चीज मुझे आप बताइए सर, अब दौसा पे मैं आ रहा हूं, मेरे को दौसा का बताइए। अगर खींवसर का ये हिसाब किताब गुणा भाग दिखाई नजर आ गया, तो दौसा में क्या बाबा को नहीं नजर आया कि भाई मीणा के वोट मेरे को सब नहीं मिलेंगे? उनको नजर नहीं आया कि शंकर शर्मा की नाराजगी दूर नहीं हो पाई है, वो नुकसान पहुंचाते हैं? उनको और चीज नजर नहीं आई क्या? देखिए, जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को उन्होंने जयचंदो ने और मेघनाद ने हरा दिया, मेघनाद जैसे बाहन करके, तो उसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए भी वहां मंथन करने की जरूरत है कि उनके जिला अध्यक्ष का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने भांजों को कह रहे हैं कि वोट अपने को खुल के किसी को देना। अगर जिला अध्यक्ष ये कह रहा है तो फिर चिंता का विषय है। और लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां पर किरोड़ीलाल समर्थक जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर निंदनीय टिप्पणियां कर रहे हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उसका तर्क यह कि 60,000 वहां ब्राह्मणों के वोट है, 70% वोट डले, अगर 12% वो 12,000 डीसी बैरवा को चले गए तो फिर अन्य वोट कहां चले गए बीजेपी का? सुरेश गर्ग जी, मैं अब दौसा की हार के लेकर आपसे सीधा सवाल यही करना चाह रहा हूं, ऐसा क्या हो गया जी कि किरोड़ीलाल मीणा और उनके भाई को ऐसी बातें लिखनी लगी, ऐसी बातें करनी पड़ी? और क्या पार्टी को लग रहा है कि परिवारवाद से ऊपर अगर उठकर किसी और को टिकट देते, किरोड़ीलाल मीणा की एक तरह से जिद जो थी कि मेरे भाई को ही टिकट मिलना चाहिए, उसको ना मानते तो फिर बेहतर स्थिति होती? देखिए रविंदर जी, हम 2023 के चुनाव 31,204 वोटों से हारे थे। हमारी हार को देखिए आप, 2300 वोटों से हारे हैं। हमने दौसा के अंदर बहुत मेहनत की। सुरेश गर्ग जी, सीपी जोशी ना कांग्रेस वाले 1 वोट से हार गए थे। अगर वो 1 वोट से नहीं हारते थे तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। रविंदर जी, 1 वोट से मुख्यमंत्री बन सकते थे। अब आपको खुशी हो रही है कि हम पहले 50,000 से हारे, 5 वोट से हारे, तो ठीक है, आपको मुबारक है। रविंदर जी, ये मैं कह रहा हूं, पिछली बार 31,204 वोटों से आ रहे हैं। हमें बहुत दुख है कि अब 2300 वोटों से आ रहे हैं। हमारे वहां के जो कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की। तो ये वायरल फिर जो हो रहा है ऑडियो, आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष का क्या कथित ऑडियो जो वायरल हो रहा है रविंदर जी, किरोड़ीलाल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, सम्मानीय नेता हैं हमारे। तो देखिए रविंद्र जी, हाँ मिथिलेश जी कुछ पूछ रहे हैं भाई। सुरेश जी जरा सुनिएगा उनको। लेकिन देखिए, हमने पूरी मेहनत करी है, हमारे पूरे कार्यकर्ता लगे, हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी 2 बार वहां पे प्रचार करने। बोलिए मिथिलेश जी। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि गिरिराज जी के भक्त को किरोड़ीलाल ने परेशान किया, इसलिए उसका भाई हार गया। तो बार बार कभी एसओजी में जाते थे, कभी एसआई की जांच के लिए, कभी शिखर अग्रवाल के पास जाते थे, माहौल खराब कर रखा था, तो गिरिराज जी ने अब के किरोड़ीलाल जी को सल्टा दिया, ये तक कह रहे हैं बीजेपी वाले। तो लेकिन ये सुरेश गर्ग की थोड़ी मानेंगे इन सब बातों को। अब ये बात तय हो गई है कि सरकार स्ट्रांग हो गई है। इनका विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कहीं पे भी कोई विवाद नहीं है। हमने एकजुट होकर, कलेक्टिव होकर, हमने पूरे 7 विधानसभा के अंदर प्रचार किया था। मुख्यमंत्री 7 विधानसभा के अंदर 2-2 बार गए हैं। प्रदेश तो भरत बेगवाल जी, इसका मतलब ये हुआ, अगर दौसा की मैं बात करूं, हमारे प्रभारी भरत बेगवाल जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दौसा में बीजेपी एकजुटता के साथ लड़ती तो फिर ये भी सीट आपके हाथ से जाने वाली थी?
क्योंकि आप ही के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कह चुके कि यहां तो मैच फिक्स था, वो खुद ही कहकर गए थे, पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी इस सीट को कांग्रेस से छीनने की। नहीं, देखिए रविंदर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना एक अभिप्राय होता है कि कोई किस स्टेटमेंट को कैसे लेता है। लेकिन दौसा के अंदर हमने मेहनत करी, दौसा के अंदर एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया गया जो पहले वहां प्रधान रह चुके थे, वहां पर उन्होंने लोकल वर्क किया और देखिए जिस तरीके से उनके जो मेहनत थी, जो उनके ग्राउंड पर जाकर काम किया, वो सब चीजें देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इनके प्रभारी जी आते हैं और आप जीती हुई सीटों का तो श्रेय लेते हैं, लेकिन हारी हुई सीट के बारे में आप आकलन नहीं करते हैं। एक वो आकलन तो सुरेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुरेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुरेश जी आपके बीच में नहीं बोला, आपके नेताओं की तरह गुंडागर्दी नहीं करते हम, आपके नेताओं, आपके प्रभारियों की तरह अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करते हम, आपके नेताओं की तरह अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करते। क्या राजस्थान को आरोप लगा रखा है क्या आपने? क्या समझ? अब आकलन कौन करेगा, कितना करेगा? एक दूसरे को तो ये कह रहे हैं कि आकलन कर लीजिए, शंकर लाल नारोलिया जो कि 10 जहां पर सुझाव मिल सकते हैं कि आकलन कर लीजिए, लेकिन शंकर लाल जी वाकई में आकलन करना होगा कि अपने ही रास्ते में चलना है आगे बढ़कर या फिर इधर उधर अपनी सुविधा के हिसाब से जाना है। यह फैसला करना पड़ेगा और तमाम नेताओं को, सभी को अपने नाराजगी से बचाना होगा। ये सभी पार्टी को सबक लेना होगा। परिवारवाद को खारिज जिस तरह से किया है इन सीटों के